अब वो समझ कितनी देर में आएंगे वो डिपेंड करता है ना, फिर उसमें आपके टेस्ट होंगे, जो भी और भी कई चीजें होंगी। बाय द वे लेट मी टेल यू वन थिंग, इकोनॉमिक्स के अलावा मैं आपको ज्योग्राफी का भी कुछ पार्ट कराऊंगा। ओके, तो वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या चीज पढ़ा देता हूँ। मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, हालांकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरा बीटेक का बैकग्राउंड है, मैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की हुई है। इकोनॉमिक्स मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी कॉलेज तक, कॉलेज के बाद इकोनॉमिक्स की है और मेरे को सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स दे दिया। चलो, लाइफ में किसी चीज को मना नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा। बाय द वे मैं हिस्ट्री और पॉलिटी भी टीच करता हूँ, यहाँ पे नहीं, दिल्ली में कह रहा हूँ। यहाँ तो मैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का कुछ पार्ट और आईआर पढ़ाऊंगा, इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, तो लेट्स सी। सर पीडीएफ इंग्लिश में है तो हिंदी वाले नोट्स कैसे बनाएं? सर मैंने शायद पहले लेक्चर में भी आपको एक बात बोली थी, मैम और सर जो भी हो आप, कि आप जब भी लेक्चर लगे किसी भी टीचर का, प्लीज मेक श्योर दिस थिंग, जो भी आपके सामने लैपटॉप है या फोन है वो सामने पढ़ाओ, ठीक है। उसमें ईयरफोन लगा लो या जो भी, और हाथ में एक शीट होनी चाहिए, A4 साइज की शीट, और एक पेन होना चाहिए, ठीक है। सपोज मैं कुछ बोल रहा हूँ, कोई टॉपिक बोल रहा हूँ या कुछ भी बोल रहा हूँ एक्स वाई जी, उसको आपने जॉट डाउन कर लेना, ठीक है। जो इसमें नहीं लिखा हुआ, ठीक है, वो जो इसमें लिखा हुआ वो तो मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। आपको याद हो कल मैंने सेंड कर दिए थे, इससे पहले जितनी भी हमारी स्लाइड्स हुई हैं, इकोनॉमी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सब सेंड कर चुका हूँ मैं सभी ने। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि आपको करना क्या है। वो उसको खाली अपनी फोन की उसमें मेमोरी में सेव नहीं करके रखना, उसको उसको इम्प्लीमेंट भी करना। उसको करना क्या है, आपने जो का तो जैसे लिखा हुआ है, जैसे सपोज ये लिखा हुआ है इस तरह से, इस तरह जो का तो वैसे लिख लेना। ओके, ओपन नहीं हो रहा है यार, ऐसा तो नहीं होगा यार, ओपन हो जाएगा यार, कैसी बात कर रहे हैं? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ओपन हो रहा है ना यार, अब प्लीज ये साहिल की हेल्प कर देना, है ना। पावर पॉइंट में एप्लीकेशन डाउनलोड करो, हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सर, अब मैं अब घर थोड़ी आऊंगा आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाने, इतना तो थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी आपको, है ना। नहीं सर, डाउनलोड नहीं हो रही, अब तो घर आना पड़ेगा आपको। ऐसे कैसे सर, आपने मेरे को ये चीज कैसे भेज दी जो एप्लीकेशन है ही नहीं मेरे पास? अनदर ऐप यूज कांट ओपन इन पीडीएफ। ओके, अरे यार, तुम लोगों ने वो जो खुफिया ग्रुप बनाया हुआ है ना, जिसमें से मेरे को निकाल दिया था तुमने, है ना, वो बता देना उसी ग्रुप में, है ना, उस ग्रुप में बता देना। हाँ, तुमने मेरे को बड़े बेइज्जत करके निकाल दिया था ना, कि ये रॉ एजेंट की तरह हमारी बातें सुन रहा है ये बंदा। तो उसी ग्रुप में साहिल को और ये देवी जी हैं ऊपर कौन सी गई हैं, उसमें बता देना कि इनको क्या चल रहा है, ठीक है। किस एप्लीकेशन में खुलेगा, कैसे खुलेगा, ठीक है। कर देना यार, इतनी छोटी मोटी हेल्प तो कर दोगे, है ना। सर आप ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे मैम, टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, ठीक है। बता देना। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि नोट्स कैसे बनाने हैं। चलो, पहला मुद्दा तो ये था कि ऐप खुलेगा कैसे, वो ग्रुप में आपको बता देंगे, ठीक है। दूसरी चीज है कि इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। सर जो के तो बनाने हैं, बिल्कुल जैसा लिखा है उसी फॉर्मेट में बनाने हैं। एक चीज का ध्यान रहे, इस जैसे कि स्लाइड में ये हाईलाइट्स किए हुए हैं कुछ वर्ड्स, जैसे टोटल क्वांटम ऑफ क्रेडिट 4%, या ये जो जैसे सपोज ये फिगर है ना, ये एक बार आप जो अभी की है वो लिख लेना, एनडीटीएल, नोट अर्न एनी इंटरेस्ट। ये हाईलाइट्स इसलिए किए हुए हैं क्योंकि प्रीलिम्स में यही पॉइंट बनते हैं जिनको एग्जामिनर मॉडिफाई करता है ना। समझ रहे हो कि इसमें नोट अर्न एनी इंटरेस्ट की जगह अर्न एनी इंटरेस्ट डाल देगा, कि सीआरआर पे बैंकों को इंटरेस्ट अर्न होता है, ठीक है। यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसको वो मॉडिफाई करेगा, तो इसलिए मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपने जो के दो उतारने, आप कहोगे सर पढ़ा तो हुआ है हमारे पास, अब इसको नोट कैसे करें? तो मेरी बात ध्यान से एक बात सुनना, लिखने के लिए ना, सुनने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप लिखते हैं ना तो याद रखना वो चीज आप पहले दिमाग में आएगी तभी वो लिखी जाएगी, है ना। आपको मैं कुछ बोलूंगा कि आप गधे हो ये लिखो, तो पहले आपके दिमाग में आएगा
सोचोगे आप मैं गधा हूँ, आप कहोगे नहीं, तो आप नहीं लिखोगे, है ना। पहली चीज दिमाग में आएगी फिर लिखोगे। तो जब हम लिखते हैं ना, तभी कहते हैं लिख लिख कर पढ़ना चाहिए। उसका फायदा क्या होता है, जब आप लिखते हो ना सर, तो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, ठीक है। तो फिर वही बातें फिर पेपर में याद आ जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इसको ज्यों का त्यों लिखना, ये जिस्ट बनाया हुआ है, ओके, इसको जिस्ट बोलते हैं। सेम इसी तरह बनाना है आपने, ताकि आपको याद रहे, ओके। और अपने नोट्स बनाने हैं अच्छे से, ये नहीं कि इन्हीं कोई कई महानुभाव होंगे इसी की फोटोकॉपी निकलवा लेंगे, इसी का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो इस तरह की गलतियां मत करना, इसको ज्यों का त्यों लिख लेना, ठीक है। जो आई थिंक 3-4 स्लाइड्स भेजी थी आपको, चारों का काम कर लेना, ओके। फिर भी कोई दिक्कत आई तो मेरे से पूछ लेना, ओके। तो हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट्स हो चुके हैं। चारों की मैंने स्लाइड भेज दी है। जिनसे नहीं खुल रही है उनको ग्रुप में, वो जो खुफिया ग्रुप बनाया है उसमें बता देंगे, ओके। और फिर उसके नोट्स बनाएंगे, लिख कर बनाएंगे। और वो कलाकारियां मत करना, मेरे को पता है वो लड़कियों में कलाकारियां होती हैं इस तरह के, ये मेरे से तो पकड़े भी नहीं जा रहे। इस तरह की कलाकारी होती है, ये 3-3 पेन रखे होते हैं, उंगलियों में फंसा रखे होते हैं, लाल काला नीला, और पूरा रंग बिरंगा बना देती है कापियों को। उसके बाद फिर वो चीज कम पड़ जाती है तो हाईलाइट कर देती है, ठीक है। तो इस तरह की गलतियां मत करना बेवकूफों वाली, ठीक है। तुमने कोई वहां पे कंपटीशन में नहीं भेजने, कहीं प्रदर्शनी में नहीं लगने तुम्हारे नोट्स, ठीक है। नोट्स वही जो अपने मन भाए, है ना, ना कि पिया मन भाए कि उसको दिखाने हैं तो उसके लिए बढ़िया नोट्स बनाऊंगा मैं, और फिर वो मेरी कॉपी मांगेगी। ये हरकतें मत करना, ठीक है। एक नीला पेन ले लो, एक काला पेन ले लो, बस दैट्स इनफ, बस, ठीक है। जो हाईलाइट वाले वर्ड्स हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, बस। ज्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करना, नोट्स ऐसे बनाओ जो खुद को समझ में आए, ना कि दूसरों को लुभाने के लिए, ओके। Anyways, so let's start our today's topic about banking sector evolution from pre-independence to post-independence। ये बैंकिंग सेक्टर का पार्ट 1 है, तो ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आंख कान नाक खोल लें। प्री इंडिपेंडेंस टू पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले का क्या सीन था, आज़ादी से पहले बैंक होते थे नहीं होते थे तो क्या थे, आज़ादी के बाद क्या हुआ, वो माहौल कैसे चेंज हो गया, तो ध्यान से समझेंगे। तो सर आज़ादी से पहले फिरंगी बैंक्स थे, ठीक है। फिरंगी लोगों के थे ना, अंग्रेजों के थे, इसलिए फिरंगी बैंक्स लिखा हुआ, ठीक है। ये वैसे लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको पता भारत में ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसी ने कब्जा कर रखा था, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनीज तो काफी सारी आई थी, लेकिन ये थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि काफी सक्सेसफुल हुई थी, ठीक है, काफी लंबे समय तक चली थी। कोई बता सकता है कि कब से कब तक चला था कंपनी रूल, कब से कब तक था, फ्रॉम 1773 टू एनीवन? कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल भारत पे कब तक, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल राज किया था, चलो ये बताओ। नहीं पता, 200 साल। अभी ये पता होगा दिलीप कुमार कितने साल का मरा है। चलो, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया था, ठीक है। तो जो कंपनी ने रूल कब तक किया था, 1773 से, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, से लेकर 1857 तक, यानी 1857 में क्रांति हुई थी ना, है ना, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी जिसको बोलते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 के बाद क्या हुई थी, 1858 में क्वीन इंडिया, क्वीन विक्टोरिया डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद आ गया था ब्रिटिश रूल, ठीक है, प्रॉपर गवर्नमेंट का रूल हो गया था। उससे पहले कंपनी का रूल था, कब से कब तक, 73 से 57 तक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस टाइम पे कुछ बैंक्स बनाए। कहाँ पे बनाए, बंगाल में सबसे पहला बैंक बनाया 1806 में, ठीक है। आपको रटना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला कहाँ पे बैंक बना था, बंगाल में, दूसरा बॉम्बे में, और तीसरा मद्रास में, ठीक है। 1861 में इन तीनों बैंकों को, यानी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में जो बैंक बनाए थे, इन तीनों को राइट मिल गया था, यानी अधिकार मिल गया था टू इशू करेंसी, यानी करेंसी इशू कर सकते हो। आप मेरे को बताओ कि अभी किस अथॉरिटी को अधिकार है करेंसी इशू करने का हमारे इंडिया में आज के टाइम पे, किसको किसको अधिकार है, बताइए। आरबीआई को, वेरी गुड। आरबीआई कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक के नोट्स छाप सकती है, कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक के नोट्स छाप सकती है?
चलो ये बताओ कि कौन सा नोट नहीं छाप सकती, ये बताओ कौन सा नोट नहीं छाप सकती। 1 रुपए का, 1 रुपए का नोट कौन छापता है? सिक्के भी नहीं छाप सकती आरबीआई, याद रखना। 1 रुपए का नोट कौन छापता है? बताया था मैंने आपको। अरे जल्दी बोलो, 1 रुपए का नोट कौन छापता है? एफ से शुरू है। हाँ, फाइनेंस सेक्रेटरी, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी। ओके, याद रखना। ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी छापेगा। तो 1861 में ये तीनों बैंक यानी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, तीनों को अधिकार मिल गया टू इशू करेंसी। ठीक है, तो पुराने इवेंट्स को आज के इवेंट्स के साथ भी जोड़ना है। ठीक है, सपोज करो आप ये नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो साइड में ही ब्रैकेट डाल के, हाँ यार वो सर की बात याद आ गई, जैसे सपोज अभी मैं बोल रहा हूँ तो अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं लिखे हुए हैं, है ना, उसको साइड में कागज में जॉट डाउन कर सकते हो, ताकि जब आप ये स्लाइड देख के नोट्स बनाओ ना, तो उस वक्त वो वाले पॉइंट्स इनके साथ मर्ज कर दो, जोड़ दो, है ना। तो अपने दिमाग को पूरी तरह से घुमाना है, हर डायरेक्शन में सोचना, अच्छा ये था, ये था, इस तरह से दिमाग रखना, तभी सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होंगी। समझ रहे हो, इकोनॉमिक्स के साथ हिस्ट्री भी जुड़ रही है, पॉलिटी भी जुड़ रही है ना। ये देखो, राइट भी आ गया, पॉलिटी की बात भी आ गई, इधर हिस्ट्री भी आ गई, इधर इकोनॉमिक्स तो चल ही रही है ना। तो 1861 में तीनों बैंकों को अधिकार मिल गया टू इशू करेंसी। 1921 में 1921 में ये तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, यानी तीनों बैंक का एक बना के एक बैंक बना दिया, जिस बैंक का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो दे में आस्क यू कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को मर्ज कब किया गया था? सो द आंसर इज 1921। ठीक है, तीनों को बैंक को मर्ज करके उस बैंक का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद 1955 में, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या हो गया था? नेशनलाइज हो गया था, और इसका नाम चेंज होके क्या हो गया? एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आजादी से पहले नाम क्या था? आंसर इज एसबीआई का आजादी से पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का पहले नाम था आईबीआई, और एसबीआई नेशनलाइज कब हुआ? 1955 में। आपसे पूछ लेगा कि एसबीआई आजादी से पहले कब बना था? 1921 में मर्ज होके। कौन सी तीन बैंक मर्ज होके? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। ये चीज याद रखना। एसबीआई की सारी कहानी समझ में आई? ठीक है, इस तरह से याद रखना। आगे चलते हैं सर। ये देखो, इस तरह से लोगो था सर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, अंडर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920। ठीक है, 1920 में ये एक्ट आया था, यानी कानून आया था। ठीक है, और 1921 में बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तीन बैंकों को मिला के, तीन बैंकों को मर्ज करके। समझ आई? हाँ, कुछ कॉइन्स पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। ओके, तो ये समझ लेना। 1921 में तीन बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जब आजाद हो गए, 47 में जब आजाद हो गए, तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया, और ये क्या बन गया? एसबीआई। ओके, आगे चलते हैं सर। एक सेकंड, मैं अपना फोन साइलेंट करना भूल गया यार, सॉरी। हाँ, देखिए, भाई ने ट्यून भी सुन ली थी, शाबाश। कम टू द टॉपिक। तो प्री इंडिपेंडेंस यानी आजादी से पहले कुछ भारतीय बैंक भी थे, कुछ इंडियन बैंक्स थे। ये तो भी फिरंगी बैंकों की बात होगी, कुछ भारतीय बैंक भी थे। तो पहला इंडियन बैंक आपसे पूछ लेगा कि कब बना? इलाहाबाद बैंक था पहले भारतीय बैंक का। ठीक है, पहले भारतीय बैंक से क्या मतलब है कि ये जो इसमें मैनेजर वगैरह ये सब थे, ये भारतीय लोग थे। ठीक है, इंडियन लोग थे। ठीक है, तो इंडिया 1865 में बना इलाहाबाद बैंक। और अदर बैंक्स, इंडियन बैंक्स कौन कौन से? जैसे पंजाब नेशनल बैंक बना 1894 में, बैंक ऑफ बड़ौदा बना 1908 में। ठीक है, एक दो याद करने हैं, ठीक है, सारे मत याद करने बैठ जाना। ठीक है, मैंने आपको बताया था रट्टे नहीं मारने हैं। चपड़ासी का पेपर नहीं है, यूपीएससी का पेपर है, कंसेप्चुअल चीजें पूछेगा ज्यादा। अगर फैक्ट कोई पूछेगा तो समझदारी वाला पूछेगा, जैसे कि एसबीआई का पहला नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? 1955 में। ओके, सो 1930 तक, बाय 1930s 1200 से ज्यादा बैंक्स बन गए थे,
और उस वक्त उनके ऊपर कोई ना CRR लगता था ना ही SLR लगता था। याद रखना, आजादी से पहले यानी 1930 के अराउंड 1200 से अधिक बैंक खुल गए थे और उस वक्त बैंकों के ऊपर ना ही कोई CRR लगता था यानी कैश रिजर्व रेशियो का कोई सीन था, ना ही स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो उनको मेंटेन करनी पड़ती थी। ठीक है, क्योंकि बैंक जो रेगुलेट होते थे यानी बैंक जो कंट्रोल होते थे वो किस कानून के अंदर होते थे? अंडर कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी थी, मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसका एक अलग से कानून था। ठीक है, तो यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बहुत ज्यादा कम थी। आप कहोगे सर फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? अभी के लिए इतना समझिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है कि सपोज करो ये मेरा घर है, मेरे को आधी रात को पैसे निकालने हैं, तो 5 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई ना कोई ATM होना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई ऐसी मशीन होनी चाहिए कि जिसमें जाके मैं आप वो पैसे निकलवा सकूं, मेरे को अगर आधी रात को भी जरूरत है। 5 किलोमीटर, विद इन 5 किलोमीटर। ठीक है, चाहे इस डायरेक्शन में जाऊं, चाहे इस डायरेक्शन में जाऊं, चाहे इस डायरेक्शन में जाऊं। ठीक है, कि यानी कि मनी इजीली अवेलेबल हो जाए, इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये चीजें भी आती हैं कि डिजिटल भी होना चाहिए, सबके पास डिजिटल मीन्स होने चाहिए। आप सपोज करो आपको किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, और आपके पास है पेटीएम, या आपके पास है गूगल पे, या है आपके पास नेट बैंकिंग, और सामने वाले के पास, आप किसी ऐसे शहर में चले गए हो, ना वहाँ पे नेट बैंकिंग है, ना गूगल पे है, ना पेटीएम है, ना फोन पे है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सको, तो वहां उस जगह को क्या बोलेंगे कि यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? कम है। ओके, इतना समझिए, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन भी दी है, आपकी किस्मत अच्छी है। अभी बता देते हैं आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है सर। इट मींस दैट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस हैव एक्सेस टू, हिंदी वर्जन मैंने आपको बता दिया, ये इंग्लिश वर्जन है। Individuals and businesses have access to useful and affordable financial products and services that meet their needs। ट्रांजेक्शन्स, नीड्स क्या है, जरूरतें क्या है? ट्रांजेक्शन, मेरे को किसी को पैसे देना है, ट्रांजेक्शन करनी है, पेमेंट्स, सेविंग्स, कहीं पैसे जमा कराने हैं किसी को, क्रेडिट, किसी को उधार देने हैं, आपको आपके रूममेट का फोन आया, आपके दोस्त का फोन आया दिल्ली से कि भाई मेरे को आधी रात को पैसे की जरूरत है, मेरी मम्मी बीमार है, मेरे को 1 लाख रुपए भेज दे। भाई साहब, आप कहोगे कि यार आधी रात को मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन है आपके एरिया में तो आप फटाफट जाओगे। वो ATM होते हैं ना, मशीन होती है जिसमें पैसे जमा करा देते हो आप। ठीक है, या फिर आपके पास कोई बंदा है जो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे, है ना, क्रेडिट दो, लोन दो उसको, इंश्योरेंस कर सकते हो, डिलीवर्ड इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल वे। ठीक है, तो ये था इसका इंग्लिश वर्जन। ये देख सकते हो सर, ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये इधर देवी जी खड़ी हैं तोतापरी मशीन में डालने के लिए, कार्ड वार्ड डालेंगी, पैसे वैसे डालेंगे। ठीक है, यहाँ ये देख सकते हो सर, ये लगा के बैठा हुआ भाई साहब, कार्ड अप्रूवल, इंश्योरेंस वगैरह ये सब हो जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं सर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, तो इंग्लिश वर्जन आपको समझ आ गया होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन मींस इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस हैव एक्सेस टू यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या हो गए? पर वो पेटीएम, मोबाइल, फोन पे, गूगल पे, अच्छा नेट बैंकिंग, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, है ना, हर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, या सर्विसेज जो भी है दैट मीट्स देयर नीड्स। और लोगों की जरूरतें क्या है, मतलब बिजनेसमैन और इंडिविजुअल्स की क्या जरूरतें हैं कि ट्रांजैक्शन करनी है, पेमेंट करनी है, सेविंग करनी है, क्रेडिट देना है, किसी की इंश्योरेंस करनी है, डिलीवर्ड इन रिस्पॉन्सिबल है। अभी आप क्या हो गया, इंश्योरेंस कराओ फटाफट ऑनलाइन ही आपको वो मेल कर देता है हेल्थ इंश्योरेंस, आपको जाना नहीं पड़ता, और आप भी उसको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देते हो। अब तो आजकल क्या हो गया, बैंक अकाउंट लिंक हो गया, अपने आप ही आपके इंश्योरेंस के पैसे बैंक में से किस्त कट जाती है ना, आपको पता ही होगा अगर करवाया हो तो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1930 तक, ये थी फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात, तो मैंने आपको बताया कि 1930 तक 1200 से अधिक बैंक हो गए थे, और बैंक उस वक्त कोई कैश रिजर्व रेशियो वाला कंसेप्ट नहीं था, और ना ही कोई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वाला कंसेप्ट था। तो फिर आप कहोगे सर 1930 के बाद ऐसा क्या हुआ कि CRR और SLR वाली लोगों में समझ आई, ऐसा क्या हुआ अचानक, वाई? तो हुआ क्या सर, 1930 में हुआ सर ग्रेट डिप्रेशन इन USA। आप कहोगे सर डिप्रेशन का मतलब क्या, गड्ढा हो गया सर USA में? नहीं बेटा, गड्ढा नहीं हुआ,
पहली बात तो ये समझिए, टर्म समझिए, ग्रेट डिप्रेशन का मतलब क्या है। डिप्रेशन मतलब डिप्रेस होगी, चिंतित होगी। कौन होगी? यूएसए। किस लिए होगी? उनकी अर्थतंत्र यानी अर्थव्यवस्था उनकी हिल गई, यानी उनकी इकोनॉमी हिल गई, डिप्रेशन में चली गई। ठीक है, कितने टाइम के लिए? 1929 से लेकर 1939 तक चली गई। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, डिफॉल्ट आ गया बैंकिंग सिस्टम में। ये हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। याद है जब मैंने कैश रिजर्व रेशियो समझा रहा था आपको, मैंने आपको समझाया था, जैसे सपोज करो रुको, सीआरआर वाली स्लाइड में बता देता हूँ आपको। ये देखो, कैश रिजर्व रेशियो में सपोज करो, इकोनॉमी में सपोज करो, अर्थव्यवस्था में एक ही आदमी है। इस आदमी ने कराए 1000 रुपए जमा। अब सपोज करो बैंक ने ये 1000 के 1000 रुपए दे दिए किसी को आगे लोन में। ठीक है, जो कि अगर सीआरआर नहीं होगा उस केस में बैंक ऐसा करेगा, है ना। और 10 बंदे आएंगे 1000 रुपए लेके, तो बैंक के पास कितने होंगे? 10,000 रुपए। और 10,000 के 10,000 रुपए बैंक ने क्या दे दिए? लोन पे। ठीक है, सारे के सारे। अब होगा क्या, मान लो अगले दिन ही वो 10 के 10 बंदे बैंक के बाहर खड़े हैं और बैंक ने वो पैसे दे रखे हैं लोन में, तो बैंक का तो भैया दिवाला निकल लेगा। तो इसलिए सेम कंसेप्ट हुआ यूएसए में। यूएसए में इसी तरह बैंकों ने लोगों को दबा के लोन दे दिए, और हुआ क्या, लोग निकले हरामखोर। लोगों ने पैसे वापस दिए नहीं, जो कि अभी भी कई बार सुना होगा आपने कि लोन के पैसे नहीं देते तो बैंक वाले आ जाते हैं घर में। आपने घर के आसपास या कहीं देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, घर वाले आ जाते हैं, दिवाला निकलता है, बेइज्जती वेस्ती करते हैं, गालियां वालियां देते हैं, उसको पकड़ के लेके जाते हैं जेल में, पुलिस के साथ। ऐसा देखा होगा, है ना। इनफैक्ट अभी भी होता है कहीं किसी किसी जगह। तो सेम उसी तरीके से यूएसए में भी ये चीज हुई, जिसको उन्होंने नाम दिया ग्रेट डिप्रेशन का। ओके, तो 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हो गया यूएसए में, 1929 से 39, जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम में आ गया डिफॉल्ट। तो उन्होंने कहा कि भैया ये दो कंसेप्ट लाने जरूरी हैं, यानी कैश रिजर्व रखवाओ इनका, क्योंकि इनका पता नहीं हरामखोरों का, है ना, कि सारा का सारा पैसा लोन में उठा के दें, तो इनके कुछ पैसे रिजर्व रखो, ताकि कल को दिवाला निकलने लगे, एकदम से पैसे की जरूरत हो तो हम बैंक को पैसा दे दें। समझे मेरी बात? सो विच लेड टू डिफॉल्ट इन द बैंकिंग सिस्टम, और जिससे सर फिर आरबीआई का जन्म हुआ, कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम सीआरआर एसएलआर तो लेंगे, इनकी देखरेख कौन करेगा, इनका एक पापा बिठाना पड़ेगा ना। तो पापा जी का जन्म हुआ। तो पापा जी कब आए सर? बाय द वर्च्यू ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। मैंने जब आरबीआई पढ़ा रहा था उसमें बताया भी था कि आरबीआई एक्ट 1934, और आरबीआई बना कब? 1 अप्रैल 1935 में बना था। ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ 1934, ये याद रखना है सर। आरबीआई किस कानून के से बना है? आरबीआई एक्ट 1934 से। कब बना है? 1 अप्रैल 1935। और आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ है, यानी हमारे नेशन का हिस्सा कब बना है? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, और आरबीआई एक्ट 1934 किस लिए है? फॉर द सुपरविजन, ये देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ स्पेशल, सुपरविजन ऑफ बैंकिंग फर्म्स। जितने भी बैंक है सबको सुपरवाइज करेगा, सबका देखेगा, देख रेख करेगा कि भाई कौन सा काम सही कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई क्या हुआ? नेशनलाइज। ठीक है, ये समझ में है ग्रेट डिप्रेशन हुआ, मतलब एकदम से आरबीआई का जन्म होने के पीछे क्या कहानी है, ये समझ आई कहानी? किसी बच्चे को नहीं समझ आई हो कुछ भी तो बीच में पूछ सकता है, अभी पूछ सकता है, बीच में नहीं पूछेगा। ओके ओके, क्लियर है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं सर हम इसी के साथ। ये देखो सर, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में, 1929 थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ। ये देखो सर, ध्यान से देखिए, हुआ क्या था सर। ओ मीन्स ओरिजिन, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था सर? यूएसए की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो गई थी, जिस वजह से बाकी देशों की ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ा। ठीक है, रीजन क्या था सर? रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड, एकदम से डिमांड में कमी आ गई। अब आप कहोगे कि सर डिमांड में कमी कैसे आ गई एकदम से? जाहिर सी बात है, ड्यू टू अंडर कंजम्पशन एंड ओवर इन्वेस्टमेंट। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे, हाउ हुआ क्या सर? लोगों ने क्या किया एकदम से भाई साहब, मान लो वो छोले भटूरे वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको। ठीक है, एकदम से क्या हुआ,
छोले भटूरे वाले को लालच आ गया कि भाई साहब छोले भटूरे तो लग रहा है लोग रोज ही खाएंगे, है ना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरे जैसा एक बंदा आ गया, उसने अपने सिक्स पैक एब्स दिखाया कि भाई साहब छोले भटूरे खाओगे तो इस तरह से तोंद निकल आएगी और कमरे में से अंदर घुसना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका पेट अड़ेगा और पेट पहले जाएगा, आप बाद में जाओगे, है ना, अंदर कमरे में, ठीक है। और कल को शादी भी नहीं होगी, गंदा पेट होगा, क्योंकि आजकल क्या है ना, मूवीज में देख देख के लड़कियां के दिमाग में है कि भैया सिक्स पैक एब्स होने चाहिए दूल्हे के, है ना, ऐसी फिल्म है। तो होगा क्या सर, लोग क्या कहेंगे, लड़के क्या करेंगे, लौंडे छोले भटूरे खाना बंद कर देंगे। लेकिन छोले भटूरे वाले के दिमाग में क्या है कि लौंडे तो आएंगे छोले भटूरे खाने, है ना। तो अभी क्या किया आपने, सभी लौंडों में ये बात फैला दी कि भाई साहब सिक्स पैक होंगे तभी शादी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वो बात अलग है कि सर नौकरी हो ना, सिक्स पैक एब्स हो, है। आपने भी क्या किया, छोले भटूरे वाली स्कीम सारों को बोल दी कि भाई से छोले भटूरे नहीं खाने, तो सारे छोले भटूरे खाने नहीं किए। लेकिन छोले भटूरे वाले के दिमाग में क्या था, सारे बंदे आएंगे। उसने भाई साहब आटा इकट्ठा कर लिया, मैदा इकट्ठा कर लिया, ठीक है, यानी स्टॉक इकट्ठा कर लिया फिनिश गुड्स का। लेकिन आप लोग आए नहीं, है ना। तो वो क्या करेगा, वो रोज इस तरह करे, वो कहेगा आज नहीं कल आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे। लेकिन आपने तो भाई साहब जिम की मेंबरशिप ले ली 1 साल वाली कि भाई साहब अब तो जिस दिन सिक्स पैक एब्स निकलेंगे ना, तभी ये तोतिया रंग की जाली वाली बनैन पहन के निकलूंगा मैं अपनी गली के बाहर, अदरवाइज कहीं जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो हुआ क्या सर, आप लोग जान ही रहे, तो छोले भटूरे वाला क्या करेगा, छोले भटूरे वाला क्या करेगा सर, अपने बाकी एम्प्लॉइज जो छोटू मोटू रखे हुए हैं उसने रेडी पे, कपड़ा मारने के लिए, भटूरा तलने के लिए, ऊपर प्याज काटने के लिए, हरी चटनी बनाने के लिए, उनको कहेगा भाई साहब अब ग्राहक आ नहीं रहे हैं तो 2 छोटू कम हो जाओ, है ना, उनकी छुट्टी कर देगा, ठीक है ना। तो सेम इसी तरह क्या हुआ, यूएस में ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी, जिस वजह से क्या हुआ, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इंक्रीज, एकदम से जो फिनिश्ड गुड्स थे वो बढ़ गए, है ना। तो रिडक्शन इन प्राइस लेवल, छोले भटूरे वाले ने भी यही स्कीम लगाई कि एक काम करता हूँ, छोले भटूरे सस्ते कर देता हूँ। उसने भाई साहब जो 50 रुपए वाली प्लेट थी, उसने कहा भाई साहब 20 रुपए वाली प्लेट है, देख लो अब सिक्स पैक एब्स बनाने हैं या फिर छोले भटूरे खाने हैं। आपके मुंह में भाई साहब पानी आया, लेकिन आप भी माँ कसम खा चुके थे कि सिक्स पैक एब्स बनेंगे तभी मैं आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। तो भाई साहब छोले भटूरे वाले ने रिडक्शन कर ली प्राइस लेवल में, क्योंकि उसके फिनिश गुड का स्टॉक बढ़ चुका था। वो भाई साहब मैदा ले चुका था, 10,000 रुपए का मैदा इकट्ठा कर लिया था भाई ने, ठीक है। तो उसने प्राइस लेवल कम करके देख लिया कि शायद प्राइस लेवल कम कर लेता हूँ, क्या पता इसलिए ना आ रहे हो। तो भाई साहब जब प्राइस लेवल कम होगा तो प्रॉफिट लेवल भी कम हो जाएगा ना भाई का। कहाँ भाई 50 रुपए की प्लेट बेचता था, कहाँ भाई 20 रुपए की प्लेट बेचता है। और एम्प्लॉयमेंट में फॉल आएगा, छोटू मोटू निकाल देगा। तो जब एम्प्लॉयमेंट में फॉल आएगा तो वो जो बेचारे छोटू मोटू रखे थे वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी इनकम लेवल में फॉल आएगा। तो जब इनकम में फॉल आएगा तो इन छोटू मोटू कौन है, छोटू मोटू तो आम नागरिक है ना। जब उनकी इनकम कटेगी तो उनकी भी डिमांड कम हो जाएगी, है ना। तो ये कारण था सर डिमांड कम होने का, यानी एग्रीगेट डिमांड कम होने का। कारण क्या था, ड्यू टू अंडर कंजम्पशन, क्योंकि वो डिमांड ही नहीं करेंगे, ड्यू टू अंडर कंजम्पशन एंड ओवर इन्वेस्टमेंट। यानी ओवर इन्वेस्टमेंट से बात शुरू हुई और अंडर कंजम्पशन पे खत्म हुई, जिस वजह से डिमांड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यानी दिस लेड टू दिस एंड दिस लेड टू दिस। समझ आया सर, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, डिप्रेशन में आ गई इकोनॉमी, ठीक है। और भाई साहब भट्टा बैठ गया यूएसए का, कब से कब तक, 1929 से 1939, 10 साल रहा भट्टा बैठा। और जिस वजह से बाकी देशों को भी नुकसान हुआ, ठीक है। दोबारा से समझेंगे, ओरिजिनेट कहाँ हुआ था ग्रेट डिप्रेशन, यूएसए में। हुआ क्या था, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी, जिस वजह से दूसरे देशों को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ा। स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश हुई थी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड लोगों की कम हो गई थी, ठीक है। आपको इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, स्टॉक मार्केट क्या होती है ये इतना तो हल्का पता है ना, कि स्टॉक मार्केट नाम की चीज होती है, शेयर वेयर खरीदते हैं लोग। तो शेयर वेयर उन्हीं कंपनियों के खरीदेंगे ना जिनकी कंपनी राइज अप हो रही है। जब कंपनी ने ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अपने चेले वेले निकाल दिए, नौकर वोकर निकाल दिए, ठीक है, तो कंपनी कहाँ से राइज अप करेगी, समझे मेरी बात। और प्रॉफिट डाउन हो गया तो कंपनी कहाँ से राइज अप करेगी, जो कंपनी राइज अप ही नहीं करेगी तो लोग क्यों उस कंपनियों के स्टॉक खरीदेंगे। तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी भैया यूएसए की। रीजन क्या था, ड्यू टू रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कम क्यों हुई, क्योंकि अंडर कंजम्पशन एंड ओवर इन्वेस्टमेंट, ओवर इन्वेस्टमेंट से अंडर कंजम्पशन हुई,
अंडर कंजम्पशन से एग्रीगेट डिमांड हुई। कारण मैंने आपको बता दिया, ओवर इन्वेस्टमेंट से स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बढ़े, उसके बाद रिडक्शन इन प्राइस लेवल हुआ, उससे रिडक्शन इन प्रॉफिट लेवल, देन फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, देन रिडक्शन इन इनकम लेवल एंड व्हिच लेड टू रिडक्शन इन डिमांड। बताइए सर, ये क्लियर है तो हम आगे की तरफ प्रस्थान करें। अब आपको देखना है, आपको एब्स बनाने हैं या छोले भटूरे खाने हैं। क्लियर है सर, चलें आगे। ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। क्लिनिक ऑल क्लियर हो गया बच्चों को। आगे चलते हैं सर। तो हमारी बारी हो रही थी प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस की हम बात कर चुके हैं, फिरंगी बैंक्स आए थे, इंडियन बैंक्स आए थे, नेशनलाइज कब हुआ था वो कहानी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी बारी आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद हमने क्या किया, आज़ादी के बाद हमने क्या गोल खिलाए। तो आज़ादी के बाद भाई साहब नए नए बैंक बनाए हमने, न्यू बैंक्स की एक्सपेंशन की, क्योंकि हमारा फोकस क्या था, इंडस्ट्रीज को फीड देनी है भाई साहब, इंडस्ट्रीज को पैसा चाहिए, है ना। इंडस्ट्रियाँ, नई नई इंडस्ट्रियाँ खोलेंगी, पैसा तो चाहिए, तभी इंडस्ट्रियाँ राइज अप करेंगी ना। इंडस्ट्रियों को लोन चाहिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को। सपोज करो, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो मेरी फैक्ट्री है, सपोज क्या करो मेरी सच में फैक्ट्री है, हम लोग कैरी बैग बनाते हैं और कॉटन की रिसाइकलिंग करते हैं, ओके। बिजनेसमैन भी हूँ मैं टीचर के साथ साथ। तो अभी जैसे क्या होता है ना, कई बार स्टॉक खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते हैं, ओके। उस केस में क्या करते हैं, आप बैंक के पास जाते हो, बैंक से डील करते हो कि यार मेरे को 10 लाख का, 20 लाख का या 30 लाख, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने का लोन दे दो, ठीक है ना। तो रिश्तेदार के पास तो जाओगे नहीं, क्योंकि रिश्तेदार तो आपको पता है वही घटिया है ना। तो इसलिए बैंक्स की हमने क्या की, एक्सपेंशन की, ठीक है। ध्यान रखना, फोकस क्या था, टू फीड द इंडस्ट्री, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाए। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो कि अभी कितने हैं, 12 जमा 1 है, याद रखना। 12 बाकी ब्रांचेस और 1 एसबीआई, ठीक है। टोटल 13 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मतलब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है, याद रखना आप। 12 जमा 1, एक एसबीआई। और ये 12 का मतलब ये नहीं कि आप कहोगे कि सर 12 बैंक तो हमारे कल्ले शहर में है, आप कह रहे हो टोटल भारत में 13 बैंक है। नहीं नहीं, वो बाकी ब्रांचेज हैं, ठीक है। अब मेन तो एक एसबीआई है ना, आगे तो उसकी ब्रांचेज हैं अलग अलग शहरों में। ब्रांचेज नहीं काउंट करनी है हमने, हमें एक मेन पापा काउंट करने हैं, ठीक है, समझ रहे हो। एसबीआई होगी, आंध्रा बैंक होगी, इस तरह से गवर्नमेंट के बैंक्स होंगे, ठीक है। वो कितने हैं, 12 जमा 1 यानी 13, ओके। अभी का डाटा बता रहा हूँ मैं आपको। तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट मी टेल यू अबाउट द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स, यानी कौन किसका पापा है, कौन किसकी मम्मी है, आगे कौन से किस किसके बच्चे हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर पापा कौन है सर, आरबीआई। मैंने आपको बताया बैंकों का, सभी बैंकों का बाप आरबीआई, ठीक है। जो कि कब बना था, 1 अप्रैल 1930, जल्दी से बताएंगे, कब बना था आरबीआई, 1 अप्रैल 1935, वेरी गुड। और नेशनलाइज कब हुआ था, आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, हमारे नेशन का पार्ट कब बना था, 1949। 45 नहीं यार, यार 45 आपने लिखा कैसे, आप सोचो, आजाद भारत 47 में हुआ, तो 45 कैसे लिख दिया, है ना। 1 जनवरी 1949, ओके, याद रखना। तो आरबीआई पापा है सर, आरबीआई के पापा के नीचे कोई नहीं कोई नहीं, बस ये मिस्टेक यहाँ हो जाए तो चलेगा, पेपर में नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। आरबीआई के नीचे 2 तरह के बैंक्स आते हैं, एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और अनशेड्यूल्ड बैंक्स। आप कहोगे सर शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं और अनशेड्यूल्ड कौन से होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स उनको बोलते हैं, जो शेड्यूल्ड बैंक, जो कि आरबीआई एक्ट जो 1934 है उसके सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है, उनको शेड्यूल बैंक्स कहते हैं। अनशेड्यूल कोई भी नहीं है हमारे देश में, ठीक है, याद रखना। आरबीआई के नीचे 2 तरह के बैंक्स हुए, शेड्यूल अनशेड्यूल। आप कहोगे अनशेड्यूल है हमारे देश में, नहीं, मतलब ऐसा कोई बैंक है जो आरबीआई की शेड्यूल में ना मेंशन हो, नहीं, ऐसा कोई बैंक नहीं है, ठीक है। और शेड्यूल के अंदर 2 तरह के बैंक्स आते हैं, दो क्या इनफैक्ट काफी तरह के आते हैं। एक तो आगे कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स में काफी सारे आते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी गवर्नमेंट रिलेटेड बैंक्स, जैसे कि एसबीआई हो गया, आंध्रा बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी सरकारी बैंक, ठीक है।
जिनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें स्टेट बैंक के सारे ग्रुप्स आ गए और बाकी लोग जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब जो कि मैंने आपको बताया कि एसबीआई एक और बाकी नेशनलाइज बैंक कितने हैं, 12। यानी टोटल कितने बैंक्स हैं हमारे पास पब्लिक सेक्टर सरकारी, कितने हैं, 12 और 1 13, याद रखना। अच्छा, कमर्शियल बैंक्स के अंदर ही आपके रीजनल रूरल बैंक्स आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। रीजनल रूरल ये गांव वगैरह इलाकों में होते हैं रीजनल रूरल बैंक, देखे हो आपने। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, ये एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, ठीक है। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। इंडियन बैंक्स होते हैं कुछ और कुछ फॉरेन बैंक्स होते हैं। आप कहोगे एग्जांपल बताओ सर। इंडियन जैसे कि आपका आईसीआईसी आ गया, एचडीएफसी आ गया, ठीक है, इंडियन। आप कहोगे सर फॉरेन, फॉरेन मतलब कि बाहर से किसी दूसरे देश के बैंक ने हमारे देश में ब्रांच खोली है। फॉर एग्जांपल सिटी बैंक, ओके। तो आपका होमवर्क है, आपने बताना है मेरे को एक्सिस बैंक, वेरी गुड, ठीक है। आपका होमवर्क है, मेरे को बताना है आपने कि क्या कहते हैं, कौन कौन से फॉरेन बैंक्स हैं, ठीक है, जो मतलब बाहर से आके हमारे देश में जिन्होंने खोले हुए हैं, ओके। इंडियन बैंक्स कौन से हैं, आपने कि दो दो तीन तीन एग्जांपल देने हैं, ठीक है। आपकी समझदारी के लिए, पेपर में कोई नहीं पूछेगा आपसे ही कि बैंकों के नाम दे रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, ये जस्ट आपकी कॉमन सेंस के लिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग तैयारी करते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम तो मतलब कि ना इम्प्लीमेंट भी करते थे नॉलेज। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बैंक में गया, तो जब नई नई इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू करी, तो बैंक में गए, बैंक में जाके पूछ रहे हैं, अच्छा सीआरआर कैसे होता है, अच्छा कैश रिजर्व रखते हो आरबीआई के पास, ठीक है, ठीक है, अच्छा इससे क्या होगा, ये वो, मतलब उसी को समझाने लग रहे हैं। वो भाई साहब कह रहे हैं भाई जा ना तू यार, पैसे वैसे जमा करा के। तो जब नॉलेज आती है तो उसको आगे थोड़ा सा बांट भी दिया करो, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ, अगले का टाइम वेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अपना टाइम यूटिलाइज करना है, क्योंकि हम तो आए ही हुए हैं पैसे जमा कराने। मम्मी ने जो 2,000 रुपए दिए पापा से छुपा के आपको कि मेरे खाते में जमा कर दियो, ठीक है ना। तो उसी बहाने हमारे वो काम भी ठीक हो जाएंगे, है ना। आते जाते रिक्शे वाले को बुला लिए, इधर तेरे को पता है हमारा देश, तेरे को पता है ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएसए में, वही काम हो जाएगा। छोले भटूरे वाले को समझा रहे हैं भाई ग्रेट डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ओवर इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी ना करियो अपनी छोले भटूरे वाली रेडी पे। तो इस तरह से किसी को भी कहना कि जब तक आपको वो कंसेप्ट तब तक नहीं समझ आया जब तक आप किसी आम आदमी को नहीं समझा पाओ। अगर आप अपनी दादी को समझा पा रहे हो ना कि कैश रिजर्व रेशियो क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, इट मींस आपको समझ आ गया कंसेप्ट अच्छे से। लेकिन अगर आप किसी आम इंसान को नहीं समझा पा रहे हो कि ये सौदा है क्या, ये चीज है क्या, इट मींस आपको अच्छी तरह नहीं समझ आया। याद रखना, अपने आपको चेक करने का ये तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक लिटमस टेस्ट जरूर होना चाहिए अपना, ठीक है। पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। वो स्टैंड कहाँ कर रहे हो चेक करने का तरीका है। किसी को पकड़ लिया गली में से पकड़ के, छोटे बच्चे को थप्पड़ मार के, इधर आ, तेरे को पता है आज तेरे पापा का बैंक कौन सा है, वो कहेगा आईसीआई। पता है कौन से किसके अंदर आता है, वो कहेगा सबसे पहली बात वो शेड्यूल बैंक में आता है। शेड्यूल बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर है। तेरे को पता है उसको कमर्शियल बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि लेन देन का काम होता है, ठीक है। अब फिर थप्पड़ मारना उसको, उसको बताना है कि भाई वो सरकारी बैंक नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तेरे को पता है। फिर थप्पड़ मारना उसको कहना है कि भाई वो इंडियन बैंक है, फॉरेन बैंक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, अगले को थप्पड़ भी हो जाएंगे और अगली बार वो भी याद रखेगा, शायद क्या पता आईएएस ऑफिसर ही बन जाए। याद करने का तरीका है यार अपना अपना। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक मैंने आपको बता दिया, ये सारे कमर्शियल बैंक। फिर आते हैं सर कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स, आपने देखे होंगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, आपके वहाँ होंगे कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर जरूर याद कर लेना। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया, दोज विच आर लिस्टेड इन शेड्यूल नंबर सेकंड ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 which lays down the two criteria। यानी शेड्यूल सेकंड में क्या क्राइटेरिया लिखा हुआ है, बैंक होने का क्राइटेरिया क्या है, क्या है। जैसे एक कहते हैं ना कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद है, मतलब कि एक बंदे में क्या क्वालिटी होनी चाहिए भाई साहब। एक तो सरकारी नौकरी लगी होनी चाहिए, मतलब लड़की को कैसा पति चाहिए, कैसा वर चाहिए, तो सरकारी नौकरी लगी होनी चाहिए, है ना। टॉल डार्क एंड हैंडसम, टाल भी हो, लंबा भी हो, डार्क भी हो, मतलब ये भी नहीं ज्यादा गोरा हो और हैंडसम हो, ठीक हो, है ना।
वैसे सरकारी नौकरी लग जाएगी तो टाल टाल हैंडसम वैसे ही खत्म हो जाएगा, आजकल हुआ बड़ा ऐसा। सो एनीवेज, तो इसमें भी इसी तरह से दो क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या है? सच अ बैंक मस्ट हैव टोटल कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड अबव। सबसे पहली बात भाई, उस बैंक के पास 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा होना चाहिए अपना पर्सनल, ठीक है, पहली बात। सरकारी बैंक अगर खोलना है, सरकारी बैंक का लाइसेंस चाहिए। दूसरी चीज, इट मस्ट हैव ऑलवेज फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। जो भी डिपॉजिटर हैं, जो भी उसके बैंक में पैसे जमा कराएंगे, उनके बेचारों के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ब्याज का नहीं, उनकी मतलब उनसे रिलेटेड, मतलब उनके हक में ही हो काम सारा। बैंक अगर खोल रहे हैं तो ये नहीं कि आपने बैंक खोल दिया अगले दिन बैंक बंद करके दफा हो जाए। तो जैसे कि अभी ये न्यूज थी, पीछे की बात है कि अभी कुछ बैंक मर्ज हो गए हैं। मर्ज हो गए मतलब आपने सुना होगा शायद, जैसे मेरा आंध्रा बैंक था, ठीक है, आंध्रा बैंक वो मर्ज होके किस में चला गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर चला गया, ठीक है, मर्ज होके इसी के अंदर चला गया। सुना होगा आपने, कई ब्रांचेस मर्ज हो गई हैं, नाम चेंज हो गए हैं। हाँ, वेरी गुड सर, सुना है, शुक्र है बच्चों को पंजाब केसरी के वो 11वें 12वें पेज के अलावा भी कुछ न्यूज़ पता है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा सुन के। तो अभी रिसेंटली 4 मार्च 2020 को आरबीआई ने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक यानी 10 सरकारी बैंकों को मर्ज करके 12 कर दिया है। यानी पहले उनकी संख्या थी 27, अब 27 से कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। जब से मोदी गवर्नमेंट आ रही है ना, आई है ना, तब से ये मतलब सारी चीजें इकट्ठी कर रही हैं और बहुत ही अच्छी बात है। एम क्या है सर इसका? मोटिव क्या है सर? टू इंक्रीज द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। आप कहोगे सर इससे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी? सिंपल सी बात है, एग्जांपल देता हूँ सर। ये आप हो सर, ये आपका भाई है। आप सोच रहे हो उसके बाद मैं बोलूंगा ये आप हो, ये आपका भाई है और ये हमारी पार्टी हो रही है, वो नहीं है। ये आप हो, आपका भाई है, आपके पास है सर 5 लाख रुपए, सपोज करो, फाइनेंस का काम करते हो। आपका भाई, आपके भाई के पास भी है 5 लाख रुपए। चलो आपका एक और भाई भी बना देते हैं, आपका एक और तीसरा भाई भी है, उसके पास भी है 5 लाख रुपए, ठीक है। तीनों करते हो फाइनेंस का काम, ठीक है, और तीनों अलग अलग करते हो, ठीक है। अब हुआ क्या सर, आपके पापा जी आए, उन्होंने समझाया कि बेटा ऐसा है, तीन इकट्ठे हो जाओगे ना तो बढ़िया रहेगा और काम धंधे में मजबूती आ जाएगी। और जब तीनों इकट्ठे हो गए तो टोटल कितने हो गए? 15 लाख, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, तीनों अलग अलग काम कर रहे थे, उसमें समझदारी थी, या इकट्ठे हो गए हैं उसमें समझदारी है? मुनाफा किसमें होगा? बिजनेस को मुनाफा किसमें होगा? 15 लाख वाली फर्म में लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या जिसके पास 5 लाख रुपए हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आप कॉमन सेंस ही लगाओ। ज्वाइंट वाली में ना, 15 लाख वाली में, है ना। तो इससे क्या होगा सर? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। समझे मेरी बात? यानी कि ग्लोबली भी compete कर सकते हो। मान लो बाहर की कोई कंपनी आ गई, उसके साथ भी compete कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली इसका भी, बैंकों का भी यही है। ये आपको एग्जांपल दिए हुए हैं जो से अभी रिसेंटली बैंक्स मर्ज हुए हैं। जैसे इंडियन बैंक को इलाहाबाद बैंक के साथ मर्ज कर दिया, पंजाब नेशनल बैंक, और ये सेंट्रल बैंक ऑफ कॉमर्स और एक और साथ में बैंक है, इन तीनों को मर्ज कर दिया। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया, ये आपको याद कर लेना। यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और एक और है, ये कॉर्पोरेट बैंक है, इन तीनों को मर्ज कर लिया, ठीक है। तो याद रख लेना, 2 3 2 5 2 7 और 3 10, ये 10 बैंकों को मर्ज करा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आरबीआई ने 10 बैंकों को मर्ज किया है। पहले 27 थे, अभी कितने हो गए? 12 हो गए, याद रखना, बताया था ना अभी, 12 जमा 1 एसबीआई ग्रुप। बेनिफिट्स क्या है सर तीनों बैंकों को मर्ज करने के? पहला सर, लैंडिंग कैपेसिटी। एक बैंक के पास 5 लाख रुपए थे, वो 5 लाख रुपए ही लोन दे सकता था आगे जनता में, ठीक है। अभी 2 3 बैंक इकट्ठे हो गए हैं, अब इनके पैसे मिला के सपोज 15 करोड़ रुपए हो गए, तो भाई सब कितने ज्यादा लोगों को दे सकते हैं, है ना। पहले कहाँ अलग अलग धक्के खा रहे थे, ठीक है। अब वो सारा ही मुनाफा एक जगह आ जाएगा। इंक्रीज लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी सर, जाहिर सी बात है। जो बही खाता होता है, प्रॉफिट पहले
अलग अलग जगह आ रहा था, टूट टूट के आ रहा था, ठीक है। अभी एक ही जगह हो गया, एक ही छत के नीचे हो गया, सारा बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गया। यू कैन कम्पीट ग्लोबली। सपोज करो बाहर आपको लोन देना है किसी को, ठीक है, तो या बाहर के बंदे ने आपको आपके यहाँ लोन लेना है, ठीक है, तो यू कैन ग्लोबली कम्पीट। अच्छा, उसके बाद इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ लैंडिंग, ठीक है। जब आपके पास 15 करोड़ रुपए, यानी आपके पास ज्यादा पैसे आ गए भाई, सब समझ रहे हो, ज्यादा पैसे आएंगे तो आप इंटरेस्ट रेट कम भी कर सकते हो, लैंडिंग कॉस्ट कम कर सकते हो, ताकि लोग आपके बैंक से ज्यादा लोन लें और आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। ओके, यू कैन इजिली फंड बिग प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स। पहले आप 5 लाख रुपए लोन देने की औकात में थे, लेकिन अब आपके पास 15 लाख या 15 करोड़ रुपए आ गए, तो आप ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट को ज्यादा बड़ा लोन दे सकते हो, ठीक है, आपकी औकात बढ़ गई है। बेटर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कैपिटल, ठीक है। पहला 5 लाख इधर था, 5 लाख इधर था, 5 लाख इधर था, ठीक है। मैनेज मैनेज करना मुश्किल होता था, इसके प्रॉफिट अलग ढूंढो, इसके प्रॉफिट अलग देखो, इसके प्रॉफिट अलग देखो। अब ये सारों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो बेटर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कैपिटल, तो ये थे सर कुछ बेनिफिट्स हमारे मर्जिंग के। अब बारी आती है सर एक क्वेश्चन की, जो कि है व्हेन वाज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज्ड, यानी पहली बार जो कमर्शियल बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कब किया गया। द आंसर इज 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। क्राइटेरिया पूछेगा, क्या क्राइटेरिया था कि हर बैंक को डिपॉजिट कराने से सर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा, ये चीज ध्यान रखेंगे। ओके, ये समझ में आया? पहले ये बता दो, कहीं आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम हो गया। ये समझ में आया? हायरार्किकल स्ट्रक्चर समझ में आया? उसके बाद शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, जो कि आरबीआई एक्ट के शेड्यूल नंबर 2 में मेंशन होते हैं। 2 क्राइटेरिया होता है कि उन बैंकों के पास टोटल कैपिटल 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए, और इट मस्ट हैव ऑलवेज फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। मर्जिंग ऑफ बैंक्स मैंने आपको बताई 4 मार्च 2020 को मर्ज किए। किसने किया? आरबीआई ने किया। आरबीआई पापा है ना, तो आरबीआई मर्ज करेगा। 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स मर्ज किए और 12 बना दिए। 27 थे, 12 बना दिए, याद रखना। मोटिव क्या था? टू इंक्रीज द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। मर्जिंग के फायदे बता रखे हैं, लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, कम्पीट ग्लोबली, increase operational efficiency by reducing the cost of lending, can easily fund the big projects and better management of the banking capital. Okay, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है कि पहली बार जो बैंक्स थे, कमर्शियल बैंक्स थे, ठीक है, कमर्शियल में दोनों आएंगे, याद रखना, पब्लिक सेक्टर भी आएंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आएंगे, और रीजनल रूरल बैंक्स भी आएंगे, ठीक है। वो कह रहा है पहली बार कब नेशनलाइज हुए थे, तो याद रखना 1969 में 14 बैंक्स, 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे। क्राइटेरिया इसका क्या था? ईच ऑफ दीज बैंक्स मस्ट हैव डिपॉजिट 50 करोड़ एंड अबव। सभी के सभी बैंकों को भाई साहब 50 करोड़ या उससे ज्यादा डिपॉजिट कराना है, तब जाके उनको नेशनलाइज लाइसेंस मिलेगा। ओके, याद रखना 1969 में 14 बैंक्स हुए थे नेशनलाइज। उसके बाद पूछ लेगा कि व्हेन वाज द सेकंड ग्रुप ऑफ कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज, तो आंसर इज 1980, 6 बैंक, क्योंकि इन्होंने क्राइटेरिया बढ़ा दिया ना, 200 करोड़ कर दिया। ओके, याद रखना। तो ये सर वैसे ही पिक्चर डाल रखी थी आईएएस बनने से पहले की फोटो, और ये सर बाद की फोटो, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, इसमें कोई डाउट है तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से बताइए। अभी आपको देखना है, आपको ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, बताइए सर कोई डाउट है तो। बोल लो भाई। ओके ओके, क्लिनिक ऑल क्लियर हो गया। सर सभी एसबीआई पहले आया था तो आरबीआई को क्यों पापा बनाया था? अरे एसबीआई तो बच्चा है ना यार, पापा तो आरबीआई को बनाएंगे ना, सेंट्रल अथॉरिटी। एसबीआई तो नॉर्मल बैंक है ना, एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई है, समझे मेरी बात? आप वो रिप्रोडक्शन सिस्टम वाला कंसेप्ट ना लगाओ कि बच्चा मुर्गा पहले आया या अंडा पहले आया, वो वाला दिमाग मत लगाओ। यहाँ आप ये लगाओ कि
छोटी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई थी, इनको मैनेज करने के लिए पापा इनका एक मुखिया बनाना था। समझे मेरी बात? बताइए सर, कोई डाउट है तो फिर आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ हम लोग। ये बैंकिंग सिस्टम आज हमने आपको बताया, प्री इंडिपेंडेंस टू पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसमें कुछ कंसेप्ट बताए फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह जैसे कि ये था प्री इंडिपेंडेंस टू पोस्ट इंडिपेंडेंस, कैसे बैंक आए बैंक थे, मर्जिंग ऑफ बैंक्स। ओके, मर्ज कर दिए बैंक, समझ आए आपको? बैंक मर्ज करने के बेनिफिट्स। ओके, देखो सर, मैंने आपको बताया ना, अभी हाल फिलहाल में यानी 4 मार्च 2020 को आरबीआई ने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज कर दिया है। यानी कि पहले 27 थे। अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अभी आपसे पूछे कोई पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं, तो आपने बताना है 12 जमा 1, यानी एक क्या है, एसबीआई ग्रुप है और बाकी 12 दूसरे सरकारी बैंक हैं। ठीक है, तो पहले कितने थे? पहले थे ये 27 जमा 1, याद रखना। पहले थे 27 जमा 1, ये आपका होम, आपको याद रखना, दिमाग में रखना कि पहले 27 जमा 1 थे, अभी 12 जमा 1 है। ओके, मोटिव क्या था? टू इंक्रीज द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ये देख सकते हो सर, 2 3 5 और 2 7 और 3 10, 10 बैंक मर्ज हो गए हैं सर। 27 के कितने बन गए? 12 बन गए। ओके, बेनिफिट्स सर, इंक्रीज द लैंडिंग कैपेसिटी सर। आप सर सपोज कोई बिजनेस करते थे, आपके पास 500 रुपये होते थे, अब आपकी शादी हो गई है सर, बीवी के पास भी 500 रुपये हैं, 1000 रुपये हो गए। ठीक है, अब 1000 रुपये आपकी लैंडिंग कैपेसिटी हो गई है ना? वो बात अलग है, आपकी बीवी आपको देगी नहीं, क्योंकि बीवी के केस में तो क्या होता है, बीवी यही कहती है जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा है ना? यही होता है ना उनका, वो नहीं होता जो तेरा है वो मेरा है, वो जो मेरा है वो तेरा है, ऐसा नहीं। ये बंदों के केस में ही होता है, बंदियां तो यही कहती हैं जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तो है ही मेरा। समझे मेरी बात? तो लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी 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 स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी बीवी की। ठीक है, लेकिन बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी है, याद रखना। दूसरी सर, बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी सर, आपकी बीवी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी सर, है ना? भाई साहब, नेल पॉलिश लिपस्टिक बिंदियां पहले शादी से पहले आती थी 500 रुपए की, शादी के बाद बैलेंस शीट और स्ट्रांग कर दी है, 2-2 हजार रुपए की, 10-10 हजार रुपए की आ रही है लेंडिंग कैपेसिटी। बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, आपकी बीवी की स्ट्रांग होगी, इधर बैंक की स्ट्रांग होगी। तीसरा सर, ग्लोबली compete कर सकेगी आपकी बीवी, ग्लोबली compete कर सकेगी। पहले वो घटिया सी जरकन वाली साड़ी पहन के जाती थी, अभी सिल्क की साड़ी पहन के जा रही है, बाहर की दूसरी जो अपनी सहेलियों से compete कर पाएगी, है ना? उन्होंने वही घटिया प्लाजो वाले सूट पहने, अब वो बढ़िया सिल्क की साड़ी पहन के जा रही है, तो compete कर सकेगी ग्लोबली। समझ आ गया सर? इंटरलिंकिंग करनी है सर, आपको अपने डेली लाइफ से जोड़ना है, इस तरह से समझो। बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी, बीवी की स्पेंडिंग कैपेसिटी, उसकी बैलेंस शीट, बैंक की बैलेंस शीट और उसका बिल स्ट्रांग हो गया। ठीक है, पति का हार्ट फेल हो गया। compete ग्लोबली, बैंक ग्लोबली compete कर सकेगा और बीवी आपकी ग्लोबली बाकी औरतों को जेलस फील करा सकेगी। इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लैंडिंग। ठीक है, अपनी बहन को दे सकती है, ये एक काम कर, अब तू मेरे से सूट ले ले, कोई नहीं मैं तेरे जीजू को नहीं बताऊंगी। तो रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ लैंडिंग, कॉस्ट रिड्यूस कर ली उसने। ठीक है, पहले देते हुए शर्माती थी कि पहले तो शादी से पहले लड़ती है ना, लेकिन अब तो पता है पति की जेब कैसे काटनी है। ठीक है, उसके बाद कैन इजिली फंड बिग प्रोजेक्ट्स, बहन को कोई दिक्कत होगी, ठीक है, आपकी बीवी यानी आपकी साली को कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना ले, तेरे जीजू की जेब में से आज मैंने 50,000 रुपये निकाल लिए हैं, ऐश कर। कैन इजिली फंड बिग प्रोजेक्ट्स, कोई नहीं। उसके बाद बेटर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कैपिटल, ये 50,000 मायके में दूंगी, ये 50,000 अपने भाई को दूंगी, ये 50,000 अपनी बहन को दूंगी, ये अपने दादी को दूंगी आपको ऑपरेशन कराने के लिए। बेटर मैनेजमेंट होगी बैंकिंग कैपिटल।
तो ये था सर बैंक के बेनिफिट्स मर्ज होने के, और ये शादी के बाद बंदे का बंदी के साथ मर्ज होने के बेनिफिट्स औरत को मिलेंगे, बंदे को नहीं मिलेंगे, याद रखना। अब बताओ सर, इसमें कोई डाउट हो तो? सर आरबीआई से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नोट्स इशू करता था, राइट? उनको पहले ही मिल गया था, ये मैंने बताया ना, यहाँ पे नोट इशू करने का यहाँ मिल गया था 1921 में, ये बताया था ना मैंने आपको। 1861 में, सॉरी, 1921 में तो मर्ज हो गए थे, 1861 में राइट मिल गया था। ठीक है, याद रखना। अरे यार बाद में बताया तो यार, क्यों का जवाब नहीं है यार, क्यों का जवाब नहीं है। अब तो मेरे को तुम कहो कि यार गांधी जी ने क्या कहते हैं धोती क्यों पहन रखी थी, भाई उनकी मर्जी है ना। अब बाद में क्यों का क्या मतलब है। अब वहां ये चीज बनाई गई है कि इनका यार एक पापा बनाया गया, इनका एक मुखिया बनाया। अब क्यों बनाया गया वो बताएं, इनको मैनेज करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए। बस सवाल बेबुनियादी ना पूछो ना यार। ये तो वही बात, गांधी जी धोती को पहनते थे। अरे भाई गांधी जी से पूछ लेना, अभी आपको याद रखना है कि भाई धोती पहनते हैं, बस इतनी बात याद रखो। ये ज्यादा क्यों क्या तबड़ दुबड़ में पीएचडी करने की कोशिश करोगे ना, तो भाई साहब इसी में रह जाओगे। मैं देखती हूँ सर, मैं पता लगाती हूँ सर आरबीआई को क्यों बनाया, कि हमारे परदादा जी को क्यों नहीं बनाया। ठीक है, ऐसे नहीं पूछना, आपको उतना ज्ञान लेना है। मैंने आपको बताया कि यूपीएससी इज लाइक अ समुद्र, समुद्र में से कितना पानी निकालोगे उतना ही कम है, समझे मेरी बात। तो इसलिए मेरे भाई उतना निकालो जितना पी सको। ठीक है, यही नहीं कि निकाल ली जो गधों की तरह मेहनत करी जो हमने। मैंने आपको बताया था कि गधे और घोड़ों की रेस चल रही है। गधे वो हैं जो सारा दिन लगे रहते हैं अंट शंट पढ़ने। भाई साहब मैंने तो 100 किताबें ले ली इकोनॉमिक्स की, बहुत बढ़िया, पढ़ पढ़, और ये पता चलेगा बाद में पेपर तक उससे 10 भी नहीं पढ़ेगी ढंग से। ठीक है, और यहाँ आपने 2 किताबें ले रखी हैं, और 2 की 2 आपने 50 बार पढ़ ली हैं, समझे मेरी बात। तो पीएचडी नहीं करनी भाई साहब, जितना बताया उतना पढ़ो। ओके, 1861 में 3 बैंकों को अधिकार मिला था करेंसी इशू करने का, 1921 में तीनों को मर्ज कर दिया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इतना आप याद रखो। ठीक है, इनके फादर साहब बनाए थे 1934 एक्ट के से, जो कि 1935 में बने थे, और 1949 में नेशनलाइज हो गए थे। इतना याद रखो बस। ओके। हम्म, अब बताओ कोई डाउट है तो। डाउट बड़े खतरनाक होते हैं यार तुम्हारे, कसम से। आरबी क्यों आया सर, आरबी क्यों, वो क्यों नहीं आया सर, बताओ मेरे को। तुम्हारा बस चलता है ऐसे स्क्रीन में से हाथ पकड़ के ना, गर्दन पकड़ लेते हैं। चलो आगे चलते हैं सर। बैंकिंग सेक्टर का पार्ट 2 तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता देता हूँ मैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट्स चार्ज्ड बाय बैंक्स। आप बैंक में जाते हो सर, इस तरह से जाते हो सर। ये भाई बैठा होता है सर, शर्ट पहन के, टाई पहन के। वैसे तो एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक में जाओगे ना तो वहां मिलेंगे इस तरह से, तुम बढ़िया सी शक्ल वाले। ठीक है, एसबीआई वगैरह में जाओगे ना, बुड्ढी सी जनानियां बिठा रखी होती हैं इन्होंने, भाई सब चेहरे की झुर्रियां नाभि तक आई होती हैं, ऐसी ऐसी जनानियां उठाई होती हैं, और लगी होती हैं वो चाय पी के। हाँ हाँ, और बंदा वहां लाइन में खड़ा हुआ पीछे 1 1 घंटा, 2 2 घंटा। एसबीआई, ये सरकारी बैंकों के हाल है। इस तरह के बंदे आपको एचडीएफसी में मिलेंगे। ठीक है, वहां बिठाई होती है एकदम जवान लोग एकदम। ठीक है, तो ये देख सकते हो सर, आप जाते हो बैंक में लोन वोन लेने तो इस तरह से आपको लो आता है, तरह तरह की स्कीमें बताता है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है कस्टमर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक्स। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम करेंगे क्या बेसिकली, आप सर बैंक के पास जाते हो, बैंक आपको क्या देता है, लोन देता है। ये आपको सर, ये बैंक है, बैंक ने आपको क्या दिया, लोन दिया, और बदले में आप बैंक को क्या दोगे, कुछ ना कुछ तो दोगे ना बेटा। बैंक को क्या दोगे, बैंक को इंटरेस्ट दोगे, बैंक को ब्याज दोगे। तो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि बैंक ब्याज की दरें
कैसे डिसाइड करता है, क्या हिसाब किताब होता है, ये वो लटरम पटरम। ठीक है, तो ये सारी कहानी पढ़ेंगे हम। अब ये सारी कहानी पढ़ने के लिए हमें अगले हफ्ते तक जिंदा रहना जरूरी है। ठीक है, अगले हफ्ते हमें दोबारा आना पड़ेगा, तब तक जिंदा रहोगे तभी आओगे। ठीक है, और जो इससे पहले वाला है वो रिवाइज करो, उसके नोट्स बनाओ। ठीक है, रटो उसको बार बार, जो पॉइंट्स हाईलाइट किए उनको हाईलाइट करो। ठीक है, कोई किसी भी तरह की वो मत करना कि यार नोट्स तो पड़े ही हैं, कभी भी बना लूंगा, तो क्या हुआ, टेप नहीं तो है। भाई साहब, टेपोगे, मैंने आपको बताया टेप के लिखने के लिए भी दिमाग चाहिए। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे फीड हो जाएंगे। तो प्लीज मेक श्योर दिस थिंग कि आप नोट्स बनाएं, और अच्छी सी सुंदर सी राइटिंग में बनाएं, ज्यादा कलाकारी ना दिखाएं, रंग बिरंगे पेनों का इस्तेमाल ना करें। स्पेशली लड़कियों को बता देता हूँ, लड़कियों की आदत होती है इस तरह से कलाकारी दिखाने की। ठीक है, इस तरह की कलाकारी ना दिखाएं। वैसे तो कहीं लौंडों की भी आदत होती है। ठीक है, इस तरह से कलाकारी पेन यूज करते हैं, तो इस तरह से मत करें। ओके, और नोट्स बना के मेरे को व्हाट्सएप करें कि हमने नोट्स बना लिए हैं। ठीक है, और आपको खुद को अकाउंटेबल होना है। ये नहीं कि यार किसी ने कहा है तभी जबरदस्ती नोट्स, अपने आप से थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी रखना कि जो सर ने काम किया उसको पूरा करना है। ठीक है, अदरवाइज आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। अपने को तो क्या पैसे मिल रहे हैं लेक्चर देने के। ओके सर, लेकिन आपने इतने पेन क्यों कलेक्ट कर रखे हैं? अरे एक्चुअली मेरा बर्थडे था यार पीछे ना, 22 जून को मेरा बर्थडे था। तो मेरे को पढ़ाई का बहुत शौक है, पढ़ने लिखने का। तो आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ पेन्स, एज यू कैन सी, as it is gifted by my wife. Okay, so that's why I have a good collection of pens and books and अच्छा, मेरे को अच्छा लगता है ये सब, लेकिन मैं ये कलाकारियां नहीं करता, मेरे नोट सिंपल ही हैं। ठीक है, एक ही राइटिंग में लिखे हुए हैं, देख सकते हो आप, कोई ज्यादा कलाकारी नहीं की हुई, और छोटे छोटे बनाता हूँ मैं, एक पेज में पूरी कहानियां लिख देता हूँ। ओके, तो ठीक है सर, आज का लेक्चर हम यहीं पे स्थगित करते हैं।